स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल हमारा स्वामी विवेकानंद का टॉपिक फिनिश हुआ था। तो आज हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये चारों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी और अरविंद। तो इन चारों से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम इसमें क्या है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में कलकत्ता के एक समृद्ध, सभ्य एवं शिक्षित परिवार में हुआ था। ये याद रखिएगा, ये आ जाता है क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ का लालन पालन नौकरों के कठोर नियंत्रण में हुआ। उनके पिता महर्षि देवेंद्र नाथ इन्हें रोज प्रातःकाल घुमाने ले जाते थे। इस कारण वे एकांत प्रेमी और प्रकृति प्रेमी बन गए। उनका मन प्रारंभ से ही विद्यालय की शिक्षा में नहीं लगता था, अतः उनके लिए घर पर शिक्षा देने के लिए अलग अलग विषयों के शिक्षक नियुक्त कर दिए गए थे। सन 1878 ईस्वी में ये अपने मझले भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और 1880 में ये वापस भारत लौट कर आए। ये याद रखिएगा कि ये कब गए थे इंग्लैंड, 1878 78 और 1880 में ये वापस आए थे। 1901 में इन्होंने बोलपुर जिला कलकत्ता में अपने पिता द्वारा बनवाए हुए शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला, जो आज विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इन्हें अच्छे से आप लोग रीड करिएगा। वे एक अच्छे साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने गीतांजलि की रचना की। ये उसमें आ जाता है, हिंदी वाले उसमें आ जाता है कि गीतांजलि की रचना किसने की और कब की। ठीक है, तो इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, जिस पर उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1927 में उन्हें संध्या गीत नामक पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त और भी अनेक पुस्तकें लिखी। रविन्द्रनाथ टैगोर एक शिक्षाविद, कवि, उपन्यासकार, संगीतकार एवं विचारक थे। मानव समाज की सेवा करते हुए इस महापुरुष का 7 अगस्त 1941 में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बारे में जो दी हुई हैं इनको अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक दर्शन युक्त तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके जीवन दर्शन की विशेषताओं को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छे और परिवार में इनका जन्म हुआ था, संस्कारी परिवार में हुआ था, तो उनकी छाप तो इन पे होगी। टैगोर ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में स्वीकार करते थे। टैगोर अद्वैतवादी विचारधारा के थे। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वे उसे साकार तथा निराकार दोनों रूपों में मानते थे। टैगोर सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। वे आदर्शवादी दर्शन तथा सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को भी महत्व देते थे। देखिएगा, इनके बारे में ये चीजें दी हुई हैं, ये याद रखिएगा। वे मानवतावादी थे तथा मानव के बीच पाए जाने वाले विभेदों के आलोचक थे। वे मानव को सम्मान एवं स्वतंत्रता दिलाकर उसकी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते थे। ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने किन पर बल दिया है। ये आदर्शवादी दर्शन को मानते थे और ये सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को भी मानते थे। ये अद्वैत विचारधारा के थे और ये ईश्वर को ही सर्वोच्च मानव के रूप में स्वीकार करते थे। ये किसके अकॉर्डिंग है? टैगोर के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। वे दार्शनिक एवं समाज सुधारक होने के साथ साथ प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने निर्धनता एवं अस्पष्टता को हटाने पर भी जोर दिया। उन्होंने मनुष्य के बीच और मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता पर जोर दिया। शिक्षा दर्शन, इनका शिक्षा दर्शन देख लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर महान मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। उन्हें विज्ञानों तथा मानव शास्त्रों का बृहत ज्ञान प्राप्त था। उनका विश्वास था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम है।
अतः सच्ची शिक्षा के माध्यम से वर्तमान की सभी वस्तुओं में प्रेम और मेल को की भावना विकसित होनी चाहिए। टैगोर के समय क्रमबद्ध तथा निष्क्रिय शिक्षा का समाज की आवश्यकताओं से मेल नहीं था, अतः उन्होंने अपने समय की शिक्षा का गंभीर विरोध किया। शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर अपने सपनों को स्वीकार किया। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति तथा समाज दोनों से समान रूप से सीखे। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे तथा चाहते थे कि बालक में भी इस दृष्टिकोण का विकास हो। वे मूल रूप से चाहते थे कि बालकों को वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त हो तथा उनका दृष्टिकोण संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बने। टैगोर का विचार था कि शिक्षा जीवन के अनुसार होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः शिक्षा का प्रकृति तथा मनुष्य के निरंतर संबंधित रहना होना चाहिए तथा उसकी व्यवस्था इन दोनों की संगत में ही होनी चाहिए। टैगोर ने लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। ये देख लीजिएगा, ये टैगोर के अनुसार है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार, इनके विचार क्या थे? इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं हम लोग कि इनकी नज़र में शिक्षा क्या थी। रविन्द्रनाथ जी के समय में शिक्षण विधि रटने रटाने पर आधारित थी। इस कारण उनका विद्यालय में पढ़ने में मन नहीं लगा। इनका पढ़ने में क्यों नहीं मन लगा? क्योंकि उस समय शिक्षा क्या था कि रटने वाली थी, कि रट लो बस, समझाने वाला नहीं था इन्हें कोई। उन्होंने इस प्रणाली के दोष प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए, इसीलिए बड़े होने पर इसका घोर विरोध किया। उनके अनुसार कुछ विषयों को रटा देना ही वास्तविक शिक्षा नहीं होती। उन्होंने सर्वोत्तम शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। व्यक्ति समस्त सृष्टि से तभी सामंजस्य स्थापित कर सकता है जबकि उसके प्रत्येक पहलू शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का पूर्ण रूप से विकास हो। जब व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है और वह समस्त विश्व को अपने परिवार के समान ही समझने लगता है तथा संपूर्ण जगत के मानवों से अपने बंधुओं के समान प्रेम करने लगता है। अतः टैगोर ने शिक्षा का व्यापक अर्थ दिया। शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास को लक्ष्य मानकर दी जानी चाहिए। ये इनके अनुसार है कि शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास को लक्ष्य मानकर दी जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा के सिद्धांत, गुरुदेव टैगोर ने एकता, स्वतंत्र विकास प्रक्रिया, आत्मानुशासन, खेल द्वारा शिक्षण, जीवन केंद्रित अनुभवों पर आधारित ज्ञानेंद्रियों, विवेकपूर्ण मातृभाषा पर आधारित शिक्षा के सिद्धांतों पर बल दिया है। ये इनके अनुसार है, ध्यान रखिएगा। आगे इनके उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं टैगोर के अनुसार, तो देखते हैं। यद्यपि टैगोर ने अपनी किसी भी कृति में पृथक रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा नहीं की है, लेकिन उनके लेखों से उनके शिक्षा के उद्देश्य संबंधी विचार प्रकट होते हैं। उनके अनुसार शिक्षा से विभिन्न विकास होने चाहिए जिनमें मुख्य हैं शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक विकास, प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान का समन्वय। इन सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए टैगोर ने शिक्षा का एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं दृष्टिकोण को विकसित करना भी माना। वे वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानते थे। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि वो किस तरह का विकास चाहते थे, क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। तो शिक्षा का उद्देश्य उनके अनुसार, टैगोर जी के अनुसार होना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य जिससे शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, व्यक्ति का नैतिक विकास हो,
आध्यात्मिक विकास हो, सबसे व्यक्तिगत विकास हो, सामाजिक विकास हो, और सबसे बड़ा जो जीविकोपार्जन यानी कि जीविका चलाने में सहायक होना चाहिए। सांस्कृतिक विकास हो, प्राचीन एवं आधुनिक विकास हो, इस तरह का उसका विकास होना चाहिए, जो कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि शिक्षा जो पाठ्यक्रम हो इस तरह का हो कि वो इन उद्देश्यों को पूर्ण करता हो। और ये क्या थे, वे वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानते थे। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि जो भी जितने भी लोग हैं सब एक परिवार है। जितने भी लोग हैं सब एक ही परिवार मानते थे। उस तरह का सिद्धांत का ये प्रतिपादन करते थे या उस सिद्धांत को मानते थे। शिक्षा का पाठ्यक्रम, इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए तो देखते हैं। टैगोर का कहना था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम इतना विस्तृत हो कि वह बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सके। देखिए, जैसा कि इन्होंने ये बताया उद्देश्य, तो इनका मानना था कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो सारे ही पक्ष, कि बालक के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सारे ही पक्ष का विकास कर सके, इस तरह का पाठ्यक्रम ये चाहते थे। अतः उन्होंने एक विस्तृत पाठ्यक्रम का सुझाव दिया और उसमें अनेक क्रियाओं को भी स्थान दिया। उन्होंने विश्व भारती के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, विज्ञान एवं विभिन्न भाषाओं के साहित्य के अध्ययन के साथ साथ नृत्य, अभिनय, संगीत, भ्रमण, कला, बागवानी, समाज सेवा, स्वशासन, खेलकूद, व्यायाम, गृह प्रबंध संबंधी क्रियाएं भी शामिल कर रखी थी। तो इस तरह का इनका पाठ्यक्रम ये चाहते थे, जिसमें कि क्या क्या हो, नृत्य हो, अभिनय हो, संगीत हो, भ्रमण यानी कि घूमना फिरना, जो कि घूम फिर के इसे बच्चों को जगह जगह दिखाई जाए और सबसे परिचित कराया जाए, कला, बागवानी, समाज सेवा, इस तरह का पाठ्यक्रम ये चाहते थे। टैगोर ने शिक्षा को निम्नलिखित स्तरों में बांटा। टैगोर ने शिक्षा को कितने स्तर में बांटा तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने 4 भागों में बांटा था शिक्षा को, जो कि प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रौढ़ शिक्षा है। उन्होंने इन सभी स्तरों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं, जिनकी शिक्षा क्रमशः शांति निकेतन, शिक्षा भवन तथा विश्व भारती में दी जाती है। देखिए, बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये बहुत जरूरी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा तो उन्होंने 4 स्तरों में बांटा था, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रौढ़ शिक्षा। आगे देखते हैं शिक्षण पद्धति। इनके अनुसार शिक्षण पद्धति कैसी थी। टैगोर को तत्कालीन शिक्षण विधियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोषपूर्ण शिक्षा विधियों के कारण ही उन्हें विद्यालय से अरुचि हो गई थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों की भांति निम्नलिखित नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल दिया। क्रिया द्वारा शिक्षा। इनका कहना था कि बालक क्रियाशील प्रवृत्ति का होता है, अतः उसे स्वाभाविक एवं प्राकृतिक वातावरण में अधिक से अधिक क्रियाशील रहने के लिए पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। देखिए, इनकी जो ये क्रिया द्वारा शिक्षा है तो ये क्या है, वही प्रैक्टिकल विधि, तो बच्चे उससे जल्दी सीखते हैं, इनका मानना था। और वैसे भी ये बात तो सही है कि बच्चे स्वयं करके जल्दी सीखते हैं। भ्रमण द्वारा सीखना ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आपने देखा होगा कि पिकनिक वगैरह पे ले जाते हैं या घुमाने ले जाते हैं या म्यूज़ियम वगैरह दिखाने ले जाते हैं, तो बच्चे जो देखकर खुद ज्ञान ग्रहण करते हैं वो इतना बताने पर नहीं करेंगे। उनका कहना था कि शिक्षा प्रत्यक्ष विधि द्वारा देनी चाहिए, अर्थात बालकों को भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए और चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखाकर तब उनके संबंध में ज्ञान देना चाहिए, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं कि इसे प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। स्व प्रयास एवं स्वाध्याय द्वारा शिक्षा। कुछ ऐसे विषय होते हैं कि उनका पूर्ण ज्ञान प्रयोगात्मक विधि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, अतः ऐसे विषयों का ज्ञान अर्जन करने के लिए उन्हें प्रयोगात्मक विधि अपनाने का सुझाव दिया जाता है। देखिए, क्रिया द्वारा एक तरह से शिक्षा ये भी इसी तरह की, लेकिन हम उसमें कुछ क्रियाएं देते हैं बच्चों को, तो वही चीज़ है कि बच्चे क्रियाएं करके सीखते हैं। और ये भी एक तरह से वही है कि प्रयोगात्मक विधि यानी कि प्रयोग करके एक ही तरह का लगभग मिलता जुलता ही।
वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। टैगोर इस बात को उचित नहीं मानते थे कि शिक्षक कुछ विषयों का ज्ञान देता रहे और विद्यार्थी सुनता रहे। उनका कहना था कि शिक्षा वाद विवाद, तर्क एवं प्रश्नोत्तर विधि द्वारा दी जानी चाहिए। गुरु शिष्य को एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, इनके द्वारा ये प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि बहुत उत्तम मानते थे कि इसके द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं, प्रश्न करते हैं, उनका आंसर मिलता है तो बच्चे जल्दी ज्ञान ग्रहण करते हैं। शिक्षा में अनुशासन। टैगोर शिक्षा में अनुशासन को नैतिक विकास के लिए आवश्यक मानते थे, लेकिन वे बाह्य अनुशासन एवं दमनात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे। ये आत्मानुशासन को स्वाभाविक मानते थे। उनका कहना था कि बच्चे स्वभाव से अनुशासनहीन नहीं होते, वरन जब उनकी स्वतंत्र क्रिया में बाधा उपस्थित होती है तो वे उद्दंड और अनुशासनहीन हो जाते हैं। देखिए, इनके अनुसार क्या था कि उन्हें ऐसा अनुशासन पसंद नहीं था जो बच्चों को एकदम टॉर्चर करते हैं या बच्चों को डराते हैं। इस तरह का अनुशासन नहीं। इनके अनुसार बच्चे स्वयं अनुशासन में रहें, वो उन्हें पसंद था। बालक अपनी क्रियाओं को प्राकृतिक झरने की भांति स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, अतः वे मुक्त अनुशासन के पक्ष में थे और बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते थे। टैगोर ने अनुशासन के महत्व के बारे में लिखा है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों की उत्तेजना और अनुचित दिशाओं में विकास से सुरक्षा। स्वाभाविक अनुशासन की स्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है। यह उनके पूर्ण विकास में सहायक होता है। ये ध्यान रखिएगा कि इनके अनुसार जो अनुशासन है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये किस तरह का अनुशासन पसंद करते थे। तो इन्हें दमनात्मक और बाह्य अनुशासन नहीं पसंद था। इन्हें मुक्त अनुशासन जो होता है वो पसंद था। शिक्षक की भूमिका। इनके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या थी? टैगोर के विचारानुसार शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का विशेष महत्व है। वे शिक्षक को ही शिक्षा का आधार मानते थे। उनके अनुसार शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि वे बालक की पवित्रता में विश्वास रखे तथा बालक के प्रति प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। शिक्षक को शिक्षा के अनुकूल वातावरण तैयार करने में अपना योगदान देना चाहिए। वास्तव में बालक अनुकूल वातावरण में अपने अनुभवों द्वारा ही विभिन्न विषय सीख लेता है। टैगोर के पुस्तकीय ज्ञान को अधिक महत्व नहीं दिया, अतः शिक्षकों को भी पुस्तकों के आधार पर ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि वह बालकों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करे। बालक की रचनात्मक शक्तियों को उत्तेजित करने का दायित्व भी शिक्षक का है। देखिए, इनके अनुसार शिक्षक का बहुत महत्व है शिक्षा में, और वो ही एक सही दिशा प्रदान कर सकता है बालकों को, और उनकी जो रचनात्मक क्षमता है उसे बढ़ा सकता है। शिक्षा के विभिन्न प्रकारों के विषय में विचार जल्दी ये देख लेते हैं। टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्रों में पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए थे। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जन शिक्षा। टैगोर ने देखा कि देश की काफ़ी जनसंख्या अशिक्षित है। चलिए देखते हैं दोबारा से किसी का फ़ोन आ गया था तो इसलिए थोड़ा सा कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, जन शिक्षा से ही दोबारा देख लेते हैं। टैगोर ने देखा कि देश की काफ़ी जनसंख्या अशिक्षित है। इसका उन्हें दुख भी हुआ और चिंता भी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जागरण के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सीमा तक शिक्षित होना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने शहरों और गांवों में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और यह शिक्षा व्यावहारिक और समाज की आवश्यकता अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और यह दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जैसे धर्म ग्रंथ, मेले, प्रदर्शनियां, रामलीला, कृष्णलीला तथा अन्य धर्म कथाएं आदि। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा इन्होंने ही स्टार्ट की थी और उसकी भाषा जो थी मातृभाषा रखी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। स्त्री शिक्षा देखते हैं। क्षमताओं के दृष्टिकोण से वे नारी और पुरुष दोनों को समान मानते थे।
उनका कहना था कि जिन विषयों की ज्ञानार्जन की क्षमता पुरुष में है, उन्हीं को पढ़ने व समझने की क्षमता नारी में भी है। इस प्रकार उन्होंने नारी को किसी भी प्रकार से पुरुषों से हीन नहीं बताया है। इसीलिए उन्होंने नारी एवं पुरुष के पाठ्यक्रम में भी कोई भेद नहीं रखा। उनका विचार था कि जहाँ तक संभव हो सह शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था और गृह विज्ञान पर बहुत बल दिया था कि लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा भी जरूरी होनी चाहिए। बाकी पाठ्यक्रम सेम रखा था लड़के और लड़कियों के लिए। ग्रामीण शिक्षा। भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है जो गांव में ही निवास करती है, अतः उनका विचार था कि देश सेवा और समाज सेवा का कार्य ग्रामों में ही प्रारंभ करना चाहिए। उन्हें यथाशीघ्र शिक्षित करने का काम शुरू कर देना चाहिए। रात्रि पाठशालाएं खोली जानी चाहिए जहाँ कीर्तन, भजन, हरि सभा, गीत, भजन मंडल, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, समाज सेवा, हस्त कौशल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें वहाँ ग्रामोद्योग, सफाई, कृषि एवं उपयोगी व्यवसाय का भी ज्ञान देना चाहिए। देखिए, इन्होंने रात्रि स्कूल का भी पक्ष लिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि ज़्यादातर लोग काम पर जाते हैं या काम करते हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए रात्रि में जो स्कूल होते हैं उनका भी व्यवस्था की जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा। टैगोर का कहना था कि शिक्षा में किसी एक धर्म को नहीं वरन सभी धर्मों को स्थान देना चाहिए। इससे लोग सांप्रदायिकता एवं अंधविश्वास से दूर रहेंगे और उनमें समानता की भावना का विकास होगा। उनका विचार था कि प्रकृति और मानवीय भावना ही हमारे पूज्य स्थान है और स्वार्थ रहित अच्छे कार्य हमारी वास्तविक पूजा है। उनका कहना था कि हमारी आस्था मानव कल्याण में होनी चाहिए। आगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। टैगोर का विचार था कि प्रत्येक देशवासी को अपने देश के प्रति प्रेम एवं आस्था होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वे अपने देश पर बलिदान होने को तत्पर रहें। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके। टैगोर राष्ट्रीयता से अधिक अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को महत्व देते थे। वे सारे विश्व के कल्याण की भावना की कामना करते थे। वे चाहते थे कि सारे संसार के लोग मिलजुल कर रहें और विश्व में शांति की स्थापना हो। अतः उनका कहना था कि नागरिकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दे। टैगोर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति में विश्वास करते थे और शिक्षा के द्वारा इस भावना को विकसित करना चाहते थे। आगे देखते हैं शिक्षा में टैगोर का योगदान। तो इनका क्या योगदान था, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। रविंद्रनाथ का शिक्षा में योगदान तथा महत्व। टैगोर एक उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नई बातों को सम्मिलित किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा में योगदान इस प्रकार है। शिक्षा जीवन को पूर्णता प्राप्त कराती है, जिससे भौतिक एवं आध्यात्मिक पहलू दोनों विकसित होते हैं। इनके अनुसार ये शिक्षा क्या करती है, पूर्णता प्राप्त करवाती है, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक पहलू दोनों विकसित होते हैं। शिक्षा राष्ट्रीयता विकसित करती है, जिसका आधार भारतीय संस्कृति होना चाहिए। शिक्षा हेतु प्रकृति स्वयं में शिक्षक है। शिक्षा सौंदर्य बोध, परम आनंद, आत्म प्रेरणा विकसित करती है। शिक्षा ललित कला का विकास करे। संगीत, चित्रकला, कविता, नृत्य, अभिनय आदि शिक्षाएं। विश्व भारती की स्थापना करके अपने शिक्षा संबंधी विचार को उन्होंने वास्तविक रूप में ढाला। विश्व भारती तथा उसकी विशेषताएं। आइए ये और देख लेते हैं जल्दी से। विश्व भारती और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर का सबसे बड़ा योगदान विश्व भारती विद्यालय है। तो याद रखिएगा कि विश्व भारती क्या है, ये विद्यालय है और ये सबसे बड़ा योगदान है इनका शिक्षा के क्षेत्र में, जहां उन्होंने भारतीय आदर्शों का अनुसरण करते हुए पूर्वी तथा पाश्चात्य सभ्यता में सामंजस्य स्थापित किया। विश्व भारती नामक संस्था में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शोध की शिक्षा दी जाती है। उनमें कई भवन तथा विभाग हैं। साधारण शिक्षा के अतिरिक्त कृषि विभाग, गृह कल्याण विभाग, शरीर विभाग, उद्योग विभाग तथा शिक्षण विभाग आदि हैं। विश्व भारती में टैगोर ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को साकार रूप दिया। ड्यूबी, हर्बर्ट, फ्रॉवेल तथा पेस्ट्रोलॉजी की भांति अपने विचारों को व्यवहार रूप में क्रियान्वित किया। विश्व भारती के
स्वतंत्र वातावरण, स्वक्रिया, स्वाध्याय, प्रयोग तथा दृश्य श्रवण सामग्री पर बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम का आधार पूर्व अनुभव, क्रियाशीलता, जीवन से संबंधित यथार्थवादी, उपयोगी तथा जीवन के सभी पक्षों को बनाया गया, अर्थात एक व्यापक पाठ्यक्रम अपनाया गया। सौंदर्य बोध की शिक्षा के लिए ललित कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, कविता, अभिनय, चित्रकला के लिए कला भवन चलाया गया। उनकी शिक्षा 3 वादों मानवतावाद, आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का समन्वित रूप थी। वास्तव में उन्होंने भारतीय शिक्षा और भारतवासियों के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया। डॉक्टर H.B. मुखर्जी का कहना है, टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। ये किसके अकॉर्डिंग है? डॉक्टर H.B. मुखर्जी के अनुसार सबसे बड़े पैगंबर माना है इनके अनुसार। टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। तो ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का टॉपिक है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं चारों, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इनके शिक्षा दर्शन, इनके उद्देश्य, उनकी शिक्षण विधियाँ, ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसे रीड करिए, इसे देखिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम किस पे बनाएंगे। जो टॉपिक मुझे मिलते जा रहे हैं और जो मुझे ज़रूरी लग रहे हैं वो मैं कराती जा रही हूँ। सिलेबस भी अब मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये सब सिलेबस में ही है, लेकिन ये है कि मेरे को जो ज़रूरी लग रहा है वो मैं करा रही हूँ। जो लोग नए हैं हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका उन्हें दुख भी हुआ और चिंता भी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जागरण के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सीमा तक शिक्षित होना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने शहरों और गांवों में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि प्रणों के लिए